जो हर कठिनाइयों को सह करके यहाँ तक आया है, जो अपनी एक उम्र गंवाई है इस भर्ती के लिए, वो अगर इस समय पीछे पिछड़ जाएगा तो फिर सोचो क्या हालत होगी उन स्टूडेंटों की जो पहली पहली बार तैयार करी है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो और यूपीएसआई में जी जान लगा के एक तैयारी कर रहे हो। और जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि हो सके तो 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो, और 15 दिसंबर के आसपास अगर एग्ज़ाम होता है तो सरकार के द्वारा ये कहा गया है, यूपी पीआरबी बोर्ड के द्वारा, कि आपका 4 हफ्ते पहले यानी 1 महीना पहले आपको सूचना मिल जाएगी। तो आप पैनिक में मत आइए। 1 महीना पहले अगर सूचना आती है तो आज लगभग 5 तारीख हो गया, 5 तारीख को लेकर के बस 10 दिन बचेंगे। उसके बाद तो उनको कंफर्म लाना ही पड़ेगा। अगर 15 तारीख के पास भी एग्जाम होता है तो एकदम कंफर्म है कि उनको 1 महीना पहले लाना ही, क्योंकि उन्होंने मुताबिक बता दिया है। तो यदि 1 महीने भी टाइम बचा है तो सोचो, अगर 1 महीने भी सोच रहे हो आप तो सोचो क्या हालत हो रही है इस समय। दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, मन में बेचैनी सा आ गया है। तो अभी भी आपके पास ये 45 दिन है जिसको आप दम लगा के पढ़ के पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हो, पूरी पढ़ाई कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो। अब आपको मैनेज करना है, और मैनेज कैसे करना है इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो एक एक सब्जेक्ट मैंने बताया है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और मैथ को 2-2.5 घंटे दो टाइम, रीजनिंग को 45 मिनट के करीब में दो, हिंदी को 1 से 1.5 घंटे दो, 1.5 घंटे करीब में पॉलिटी को दो, और 1 घंटे के करीब में मूल विधि को दो। और बाकी किसी सब्जेक्ट की पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है ना। इतना ज़्यादा करना है। करंट अफेयर पढ़ा जाएगा जब होगा, जब एग्जाम करीब आएगा तो डेली 1 महीने का एक करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। एक वीडियो करंट अफेयर पढ़ ली जाएगी मंथली, है ना। उस समय करंट अफेयर किया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन तो बन रहे हैं। ये तो बात कन्फर्म है कि 7-8 क्वेश्चन बनेंगे इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, एएसआई का एग्जाम हुआ है, दोनों भर्ती बोर्ड ही करा रही है, और दोनों में भर भर के आया हुआ है करंट अफेयर। और एएसआई जो यूपीएसआई के लेवल की भर्ती है उसमें तो भर के आया हुआ है। और जो यूपी पुलिस के लिए देख रहे हैं टारगेट, तो यूपी पुलिस के लिए तो आप समझ लो कि आपके लिए इतना बेहतरीन ये चांस है ना, जो ये तैयारी की जाएगी। आप यूपीएसआई वाले बंदे के साथ तैयारी कर रहे हो, आप सोचो आपका लेवल कितना हाई हो जाएगा जब आपका अभी डेट भी नहीं है, भर्ती फॉर्म तक नहीं भरेंगे, तब आपका ये हालत है, तब आप तैयारी करो। तो सोचो आप कहाँ किस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो आप घबराओ नहीं, आपका तो एकदम सिलेक्शन पक्का है। और रही बात जिनके अभी भी 250 से कम नंबर आ रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं कहते हुए, बट यदि 250 से कम आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको 12 से 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हम जो इतना सारा पढ़ रहा है वो भी 300, 310, 300, 290 इन्हीं के आसपास हम लोग खुद रह रहे हैं पढ़ने के बावजूद। तो सोचो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। वो 15 क्वेश्चन है, वही तो सबसे हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं इस कंपटीशन के फील्ड में। अगर मान लेते हैं मेरे 300 नंबर आ रहा है और मैं अगर 10 क्वेश्चन करूं तो मेरे 325 नंबर आ जाएंगे। तो मात्र 10 नंबर की वजह से रैंक में मैं टॉप 3000, 2000 के बीच में चला जाऊंगा। समझ रहे हो। अगर 310 आ रहे हो और 10 क्वेश्चन बढ़ो तो 335 नंबर बन जाएंगे आपके। तो इतना ज़्यादा एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और माइनस मार्किंग नहीं है तो सभी लोग सब पे टिक लगाएंगे, और आप उसमें अगर पिछड़ गए तो बहुत पछताने को ही मिलेगा। और बाकी अब कोई रास्ता नहीं है। पंचवर्षीय योजना मैंने बता दी है, ये 5 साल बाद होता ही है एग्ज़ाम, ये पंचवर्षीय योजना है ही। इसके अलावा यूपीएसआई दोबारा नहीं आने वाली। फिर आपके पास लेखपाल का मौका मिलेगा, बट अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप किसकी तैयारी करने के लिए इतना जी जोर लगा रहे हो और आप किसकी तैयारी करोगे, है ना। तो चलो अब बिना किसी देर किए हुए, क्योंकि अभी लास्ट में आपको यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में और यूपी पुलिस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है पॉलिटी के, उसको भी कराने हैं। लास्ट में देख के जाना, हटाना नहीं, पूरा वीडियो लास्ट में जरूर देख के जाना। प्रीवियस ईयर 10 मिनट टाइम निकाल करके देख लो, हो सके उसमें से 1-2 क्वेश्चन बन जाए आपके। डेली जो वीडियो बनाता हूँ ना उसमें से 1-2 क्वेश्चन डेली बन जाएंगे आपको, इतना मैं कंफर्म बता रहा हूँ, अगर आप बस उसको कर लिए तो। और फिर उसी वीडियो के उसमें अंत में मैं फिर उसको हिंदी भी बताऊंगा। तो हिंदी और वो 2 टॉपिक को पकड़ रहा हूँ। मैथ मैं जब तक बोर्ड नहीं खरीद लेता तब तक नहीं बताऊंगा, बोर्ड रहेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा ना। इसमें कैसे बता पाऊँ, मोबाइल से नहीं हो पाता सब कुछ ना। नहीं तो मैं मैथ में तो ठीक ठाक मैं बता देता, बहुत अच्छे तरीके से, ट्रिक्स भी आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो इसकी वजह से मैं बता देता, आपकी मैथ काफ़ी इंप्रूव हो जाती। बट वही लाचार उतनी सुविधाएं नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैं जितना इससे पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उतना, ताकि आप लोग रिवीजन कर लो एक बार, है ना। तो चलिए अब बिना किसी देर के ले चलता हूँ कि क्या क्या मिला हुआ है। आप एक बार देख लो, डायरी निकालो, डायरी वीडियो को रोक के नोट डाउन भी करो इसको।
तो यूपीएसआई डे 4 है आज टारगेट सीरीज़ का, है ना, 45 दिन का टारगेट सीरीज है ही हमारा, और ये चैलेंज है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करके दबा के मेहनत कर रहे हैं। और ये 22 सितंबर मत देखना, ये मेरी पुरानी डायरी है, तो 2022 का ये टारगेट नहीं है भाई। कई लोग मैं देखा इसको समझ रहे कि कोई 2022 का तो नहीं दे रहे भैया, ना भैया इस समय का है। कैलकुलेशन आपको फार्मूला रिवाइज कर लेना है, डेली करना है, 10 मल्टीप्लीकेशन, 10 सब्सट्रैक्शन, 50 तक की स्क्वायर और 30 तक के क्यूब लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं, लिख के ही होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ लिखना पड़ेगा, है ना। मैथ में आपको नंबर सिस्टम आज लास्ट पार्ट है। आज आपको जब आज 40 क्वेश्चन करोगे तो टोटल 320 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन करोगे तो टोटल 320 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 4 दिन से मैं दे रहा हूँ, अब 320 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में 313 क्वेश्चन ही आए हुए हैं पूरा मिला जुला के, तो 320 क्वेश्चन दे दिया हूँ तो मतलब ओवरऑल आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हिंदी में आपको संज्ञा से 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, है ना। संज्ञा आपको कर लेना है, संज्ञा के मैंने कल ही दिखाया था संज्ञा को, जो कि आप संज्ञा में क्या किए हुए थे हिंदी में देखो, संज्ञा की आपने थ्योरी कल कंप्लीट की हुई थी डे 3 का, तो आज डे 4 में आपको संज्ञा का 50 से 100 क्वेश्चन के करीब में प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके पास कोई भी बुक होगी, मेरे पास तो ये बुक है, मैं इसी बुक से कर रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक होगी, हर एक बुक किताब अच्छी है और किसी से भी कर सकते हो, मैं किसी बुक का ये नहीं करने वाला कि इसका ले लो उसका ले लो। रीजनिंग में आपको डाइस करने हैं, डाइस के 40 क्वेश्चन करने हैं, है ना। डाइस के 40 क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से तो आप वहाँ से कर लेना, मतलब टेक्स्ट बुक से कर लेना, चाहे टेस्ट रैंकिंग ऐप है ना गगन प्रताप सर की, वहाँ पे भी रीजनिंग के फ्री में उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, तो डाइस से क्वेश्चन वहाँ से लगा सकते हो आप। पॉलिटी में आपको संविधान की विशेषताएं करनी है, संविधान की विशेषताएं के पार्ट नंबर 1 करना है, इसके 2 पार्ट दूंगा, क्यों दे रहा हूँ, क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। संविधान की विशेषताएं के 5-6 क्लासेज हैं, तो आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, यानी आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो बुक से पढ़ने की आदत डालो, अब क्लास करोगे नहीं कंप्लीट होगा। अगर जिसको क्लास करनी है वो 90 डेज टारगेट सीरीज को फॉलो करे, ठीक है। अगर किस्मत सही रही तो जनवरी के बाद होगा अगर एग्जाम, तब तो काम बन गया, तब तो 90 डेज में बेफिक्र कर सकते हो, नहीं तो फंस जाओगे फिर। मूल विधि में आपको बीएनएस के पार्ट नंबर 4 करने हैं, टोटल मैंने 5 पार्ट दिया था, आज चौथा पार्ट है, इसके बाद बीएनएस खत्म हो जाएगा, ठीक बात है। आते ही हिंदी में पर्यायवाची करना है, पर्यायवाची को मैं 3 दिन दूंगा, 3 दिन में पर्यायवाची को करना है। आज पर्यायवाची जितना भी है, मान लेते हैं इस बुक में पर्यायवाची मेरे को 200 क्वेश्चन है, मैं एक बात कह रहा हूँ, या 200 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं पर्यायवाची के, तो अगर 200 क्वेश्चन है तो मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, एटलीस्ट मतलब 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन मैं आज कर लूँगा, 70 क्वेश्चन कल कर लूँगा, 70 को करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करोगे तो नहीं होगा भाई, साफ साफ बात है। और आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट कर लेना, मैथ के इसमें 30 से 32 क्वेश्चन कराते हैं सर, तो 30-32 क्वेश्चन कर लोगे, उधर 80 क्वेश्चन कर लोगे तो 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, और हिंदी की प्रैक्टिस सेट एक मिक्स भी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की सभी लेखनी कर लेनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की लेखनी अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ लेखनी को, लेकिन हाँ आपके पास होगी भी मे भी, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर रोक के देख लेना। अब अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषध चरित चर्चा, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उसकी कविता, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की और भी सारी कविताएं और भी सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन अभी इतना ही, और बाकी सब आप दूसरे बुक से कर लेना, या जैसे भी बुक में है मतलब, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा ना दूसरी तरफ, तो कर लेना सभी लेखनी। और ये टारगेट सीरीज है। अब अभी आपको मैं क्लास पे ले चलता हूँ, चल के क्लास कर लो, क्लास करके ही वापस जाना कहीं भी, ठीक है। तो हमने संज्ञा स्टार्ट किया हुआ है, तो संज्ञा से ही रिलेटेड आज टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी किसी टॉपिक से नहीं पढ़ेंगे। संज्ञा है तो संज्ञा से ही पढ़ेंगे, और बाकी जो पिछले आधे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने उसमें व्यंजन से मतलब वर्णमाला से, तो वर्णमाला आप अपने से कर लेना, बाकी के जो भी चैप्टर आते हैं उसी चैप्टर से मैं कराने की कोशिश करूँगा, ठीक बात है, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। चलिए तो परिभाषा और भेद से स्टार्ट करते हैं, जितना क्वेश्चन हो सकता है करेंगे, ट्राई करेंगे कि ज़्यादा हो पाए, लेकिन फिर भी चलिए। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा है? तो इन्होंने कहा है शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी 13वीं सदी के जैन कवि हैं, जिन्होंने अनेक कृतियों से रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया, ठीक है ना। तो कौन से गणपति चंद्र गुप्त ने, ये प्रीवियस ईयर है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? शालिभद्र सूरी को। ये बताइए व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये तो साहब कोई भी बता देगा, ये तो संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब संज्ञा के अंदर भी पार्ट होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सबका आप जान ही जाओगे, आंसर कर ही दोगे। फिर भी भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। भारत एक देश है जिसका एक नेम है, नाम है ना, विशेष व्यक्ति विशेष स्थान का नाम है। गंगा एक नदी है, ये भी आप समझ लो, गंगा एक ही नदी है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देख लो कितना आसानी 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। और भी देख लो आप, राम क्या है? राम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में कौन सा आता है? मनुष्य आता है, परिवार, कृष्ण, मोहन, ये सब नहीं आते जातिवाचक संज्ञा में। शिक्षक कौन से? शिक्षक की भी एक जाति है ना, भाववाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है।
इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, है ना। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? किसकी जाति का दिखा रहा है? लड़का, लड़का एक जाति है। दुख ये भाववाचक है। सेना ये मतलब समूहवाचक है। श्याम जाति वो मतलब नाम है किसी का, ठीक है ना, तो व्यक्तिवाचक है। लेखक संज्ञा का किस प्रकार? लेखक आराम से जानती हो, आपका जाति है, एक प्रकार की जाति है लेखक। घड़ी, घड़ी किस प्रकार की? घड़ी भी एक जातिवाचक संज्ञा, कई प्रकार की घड़ियाँ होती हैं, एक ही रंग की, कोई दीवार घड़ी है, कोई कैसी घड़ी है, ये सब जाति का अंतर्गत आता है। शहर, शहर, शहर भी कई प्रकार के शहर हो सकते हैं। एक जैसे अन्य हो जातिवाचक संज्ञा, एक जैसे अन्य हो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रपिता एक नाम, उपनाम दिया गया है, भाव से प्रतिष्ठित होती है, व्यक्ति के भाव से है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं उसका चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? करुणा भी है ना, और भाववाचक संज्ञा अमीरी भी, पढ़ाई अच्छा, चारों विकल्प भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, चारों विकल्प भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत डाला गया था। फिसलन, फिसलन किस प्रकार की संज्ञा है? तो फिसलन आपकी भाववाचक संज्ञा है, फिसलन हो रही है ना, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय शब्दों से कौन सा शब्द बने ये जाते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती? क्रिया से कौन सी नहीं बनती? क्रिया से भलाई नहीं बनती। पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, लड़ना, लड़ाई, कमाना, कमाई, भलाई भाववाचक संज्ञा है ही, इसमें वो क्रिया नहीं बनती इससे, भाववाचक से। बचपन, बचपन क्या है? बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। वीर, वीर भी एक क्या है? वीर, वीरता, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है भाई। वीर भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, इसलिए वीरता और वीरता दोनों है। राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो? राष्ट्र का क्या शब्द होता है? राष्ट्रीयता। राष्ट्र का क्या होता है? राष्ट्रीयता, राष्ट्र की राष्ट्रीयता। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ एक हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लोभ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास है, लोभ है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? प्रेम भी एक भाववाचक संज्ञा है, प्रेम भी एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक बात है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? इसमें से भाववाचक कौन सी संज्ञा है? चरित्र है, चरित्र एक भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी शब्द संज्ञा है? संज्ञा कौन सी है? क्रोध, क्रोध है, इसमें संज्ञा है, ठीक है ना। क्रोधित, क्रुद्ध, ये सब नहीं है, भाववाचक संज्ञा है केवल, है ना। समूहवाचक संज्ञा, परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सिंपल क्वेश्चन इसमें संज्ञा में तो दिया हुआ है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा? समूह कौन सा है? सेना एक समूह है, हिमालय नहीं है, राम नहीं है, अनाज नहीं है, सेना ही एक है। चलिए, ये हिंदी का पूरा आज हमने खत्म कर दिया। इतना ही क्वेश्चन आया हुआ था, 26 टोटल क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, तो हमने हिंदी खत्म कर दी, ठीक बात है। तो चलिए अब पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बार पॉलिटी पूरा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो डिलीट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कैसे डिलीट हो गया, फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यार क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत का संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? किस में वर्णित किया गया है? सीटों का आवंटन किस में किया गया है? तो भाग चौथी अनुसूची में, है ना, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान है, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में शामिल थी? इसमें कश्मीरी शामिल थी, बोडो, सिंधी और कोंकण ये सब बाद में जोड़ी गई हैं, है ना। नीचे देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, उसमें सिंधी जोड़ी गई, 67 में, और 92वां में, 92वां में, 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो जोड़ी गई थी, है ना। कश्मीरी तो 8वीं अनुसूची में पहले ही से ही थी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची के संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो ये जानते ही हो आपको, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, ये आप जानते हो पहली अनुसूची में है, ठीक है। शपथ तीसरी में है, ये तो बताना ही नहीं है, शपथ, ठीक है ना। याद रख लेना ये चीज़ कि जो शपथ लिया जाता है तो राष्ट्रपति 60 से लेता है ना, उपराष्ट्रपति 69 से लेता है, और 159 से लेता है राज्यपाल, ठीक। चलो, पहली बार जब अपनाया गया तो कितने अनुच्छेद थे? तो जानते 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गई हैं। संविधान का मूल दस्तावेज हस्त निर्मित संविधान किया गया था किसके अंतर्गत? नंदलाल बोस के अंतर्गत, है ना। संविधान के संदर्भ में कौन सा सही है? उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकार करने का अधिकार है। लोकपाल के भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले तथा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। हाँ भाई, दोनों का दोनों है आंसर, देख लेते हैं एक बार। हाँ, दोनों के दोनों आंसर है, ठीक है ना। भारत के संविधान में रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? इनमें से राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है भाई, है ना। संविधान की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, भारत की कोई नहीं राष्ट्रीय भाषा है, ओके। हाँ, राजभाषा का जिक्र है, और इसमें से जो 14 सितंबर होता है उसमें हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा इसको मिला हुआ था। और देखो भाग 17 में है ना, ये 343 से 351 में राजभाषा का वर्णन है, ठीक बात है।
आगे देख लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम की संसद में कौन सा अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि भारत में उदार तानाशाही, इसको तो बार बार चार्टर अधिनियम को ही कहा जाता है ना, मतलब चार्टर अधिनियम नहीं, भारत सरकार का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है 1919 वाले को ही कहा जाता है, ठीक है ना, दिखा भी है कि 1919 के बारे में कहा जाता है कि तानाशाही। और इसी समय आप जानते हो थोड़े थोड़े उदारवादी तरीके से आगे द्विसदनात्मक विधायिका भी लाई गई है ना, इसकी वजह से इसको कहा जाने लगा। राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश कौन सा बन गया? राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश भारत बना था 26 जनवरी 1950 को, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द कौन सा? ये तो सहकारी संघवाद था, है ना, जिसमें ये कहा गया था कि जो संघ है वो पावरफुल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट होंगे वो पावरफुल नहीं होंगे, वो भी रहेंगे ठीक ठाक, वो भी रहेंगे, है ना। देखो ऑप्शन है, भारत के संविधान में मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है भाई? ये तो रखी गई है संसद की लाइब्रेरी में, है ना, नियॉन में रखा, नहीं हीलियम में रखा गया, हीलियम में कांच के बड़े बर्तन में रखा गया है, ठीक है। और असेंबली के 308 सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर किया हुआ था, ठीक है। यदि देख लेते हैं, भारत में विधायिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब की गई? द्विसदनात्मक भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ही इसको कहा जाता है, ठीक बात है। ये देखो, वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ के सिंह चक्र, मतलब कब इन सबको अंगीकृत किया गया, कब इन लोगों को अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, सबको तो माना गया ना, 26 जनवरी 1950 को ही तो सबको बनाया गया ना। हाँ देखो, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे डिपेंडेंट है? अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति के चुनाव से, अनुच्छेद 66 है, ठीक बात है। भारतीय संविधान की भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक 8वीं अनुसूची में है, ठीक बात है। किस हद तक क्या कह रहा है? कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया जापान से एकदम बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या कहा जाता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। और बाकी सब आप देख लो एक बार वीडियो रोक करके, जैसे कि आयरलैंड से लिया गया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है कि संशोधन की प्रक्रिया, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है, अमेरिका से मूल अधिकार न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वाग्रह विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पद को हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी इन्हीं से लिया गया है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भैया जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये बात याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। और भारत का संविधान सबसे ज़्यादा कौन लिखा था? रायजादा ने लिखा था, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। कितने भाग हैं आज जानते हो? 22 भाग हैं, ठीक बात है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई थिंक सब कुछ धीरे धीरे आ ही रहा। भारत एक कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? कि सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती, ये नहीं कि सभी धर्म को के खिलाफ है, नहीं, किसी को स्वीकार नहीं करती है। एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? कि मतलब भारत में वंशागुणत शासन नहीं है, किसी के बेटे का बेटा नहीं बनेगा। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? इसका मेन संकेत बिंदु कौन सा होता है? कि उद्देश्यों एवं विचारों में समानता आनी चाहिए, यही तो सबसे बेस्ट तरीका है समाज की संरचना का, है ना। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे भैया? जानते हो आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले भी एक थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने कुछ समय के लिए बनाया गया था। लेकिन एक बात याद रखना, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था प्रारूप समिति का, और BN राव जी को बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार। जनगण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ये तो सभी लोग जानते हैं। और किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? जब आप लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य है ना, उस समय कोई आत्मरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक बात है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपको जेल में कोई पकड़ने गया तो कहोगे कि मैं आत्मरक्षा करने का अधिकार है, गलत किया तभी तो पकड़ने जा रहे हैं। आत्मरक्षा का अधिकार किससे है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, ये भी है। दूसरे से प्रति, एकदम सही बात है। चोरी लूट और अपराध से प्रतिरक्षा, एकदम सही बात है। मतलब तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन डी सही है। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ है भारत में गणतंत्र का क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। भारत में संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा किया गया। धीरे धीरे करोगे तो आने लगेगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो यह आपने मिति शुक्ल सप्तमी, इसको लर्न कर लेना, ये लर्न करने वाली चीज़ है, इसको लर्न कर लो, बिना लर्न के नहीं आएगा, है ना। शुक्ल सप्तमी मिति मार्गशीर्ष में, है ना, माघ के महीने में किया गया था, और 2006 में, 2006 विक्रमी, ये 2006 नहीं विक्रमी वाला। गणतंत्र कब बना आपका? 26 जनवरी 1950 को, ये तो बात जानते ही हो। कौन सा देशी रियायत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ये हैदराबाद वाले नहीं थे, लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत इनको भी ले लिया गया अंदर। अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना इसमें 338 में, है ना। ये कब शामिल हुआ? ये भी एक बार देख लेना। 89वां संविधान संशोधन 2003 में इसको वो किया गया था, ठीक है। अब आई थिंक सब कुछ हम लोगों ने खत्म कर दिया। निम्नलिखित में से
1813 में चार्टर एक्ट में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन कब आया था? जब इसको अपनाया गया था शिक्षा को, अंग्रेजी नीति को 1 लाख खर्च करने के लिए, शिक्षा पर खर्च करने के लिए अपनाया गया, उस समय ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। चलिए, अब हम लोगों ने उद्देशिका तो कर ही रखा है, इसके बाद नागरिकता आई थिंक करना स्टार्ट करना होगा, है ना। बाकी तो हम लोगों ने कर ही रखा है। तो आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, और नागरिकता पढ़ के आना, और जो उसमें पढ़ाई चल रही है उसको तो करके आना ही है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, और नीचे लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि नहीं आपने कुछ किया है, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। और कितना टारगेट कंप्लीट हो गया नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।